हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आप सभी लोगों को वेलकम कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर में। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन की इस सीरीज के लेक्चर नंबर 3 में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले दोनों लेक्चर्स में हम लोगों ने क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन जो है वो फिनिश किया था और आज इस लेक्चर में हम सभी लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। फ्रेंड्स, बहुत सारे ही बच्चों का मुझे ये डाउट आ रहा था कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के साथ साथ क्या आप हमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिटेल में भी पढ़ाएंगे। तो मैं उन सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं इन क्वेश्चंस को आप सभी लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप चाहते हैं कि मैं इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँ। उन कमेंट्स के रिस्पॉन्सेज के बाद में फिर मैं इस चीज़ को आप सभी लोगों को क्लियर करूंगा कि मैं ये जो है आप लोगों को चैप्टर्स डिटेल में पढ़ाऊंगा या फिर नहीं। खैर, तब तक हम लोगों का जिस हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने आप सभी लोगों को प्रॉमिस किया है तो वो मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू करता रहूंगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे सीधे डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हम लोगों का चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप सभी लोगों को जानने के लिए मिलेंगी। तो इसमें सबसे पहले एज माय ट्रेडिशन मैंने इनके क्वेश्चंस को 2 मार्क्स क्वेश्चंस, 3 मार्क्स क्वेश्चंस और 5 मार्क्स क्वेश्चन में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा कुछ 2 मार्क्स के बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस, सिंपल और इम्पॉर्टेंट से क्वेश्चंस। सिर्फ सिंपल नहीं, बी रिमेंबर द वर्ड सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। The most important and the most probability to ask the question in the examination, which is most repetitive question, because if you don't know the name of the chapter then how you are going to answer the questions। देखिए, मैं यहाँ बिल्कुल भी लैंग्वेज का जो है बार नहीं रखने वाला हूँ। मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को चैप्टर का नाम तक नहीं पता है तो फिर आप लोग जो है वो कैसे ही काम कर पाएंगे। इसी वजह से केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम ऑन दैट डिस्कशन लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। की केमिकल काइनेटिक्स जो है वो आखिर होता क्या है, मतलब आपका जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स वो होता क्या है। तो its answer is it is the branch of chemistry in which the rate of reaction and their mechanism are studied on the basis of temperature, pressure, concentration of reactant, catalyst, etc. कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स होती है आपकी केमिस्ट्री की एक ब्रांच। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये क्या है, आप सभी लोगों की केमिस्ट्री की एक ब्रांच है और इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कोई भी रिएक्शन होने का रेट या कोई भी रिएक्शन होने की स्पीड क्या है उसको हम क्या करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, मान लीजिए दूध से दही बन रहा है, तो दूध से दही बनने की जो रिएक्शन है उसमें की स्पीड क्या है, उस रिएक्शन की कितने टाइम, मतलब कितनी स्पीड से जो है वो रिएक्शन हो रही है, उसे क्या कहा जाता है, उसे केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है या फिर वो केमिकल काइनेटिक्स की ब्रांच होती है। केमिकल काइनेटिक्स मेनली हम किस चीज़ के बेसिस के ऊपर पढ़ते हैं, तो केमिकल काइनेटिक्स में जो मेन चीज़ है वो है टेम्परेचर। कि टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, कंसंट्रेशन कितना है रिएक्टेंट का। कि भैया देखिए, स्पीड इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है कि जितना ज़्यादा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा उतनी ही ज़्यादा स्पीड जो है वो इफेक्ट करेगी। और कैटलिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने या कम करने का जो काम करता है उसे कहा जाता है कैटलिस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कैटलिस्ट वो चीज़ होती है जो रिएक्शन में कभी भी पार्टिसिपेट तो नहीं करती है। कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन में आपकी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कैटलिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बिना कैटलिस्ट के जो है वो आप सभी लोगों का काम नहीं हो सकता। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने और कम करने का जो काम होता है वो पूरी तरह से किसका होता है, कैटलिस्ट का होता है। तो कैटलिस्ट को बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि वो चीज़ जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने या कम करने का काम करती है उसे क्या कहा जाता है, कैटलिस्ट कहा जाता है। जो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं उन्हें पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं और जो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं उन्हें हम नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। चलिए हम लोग हमारे सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि सर हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो होता क्या है। तो सिंपल भाषा में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कि भैया कितने समय के साथ द रेट, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कि जो चेंज होता है आपके कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का सीधा सा मतलब है क्वांटिटी।
कि जो चेंज होता है आपकी कंसंट्रेशन में, किसके कंसंट्रेशन में, या तो रिएक्टेंट के या फिर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है समय के साथ, उसे क्या कहा जाता है, केमिकल काइनेटिक्स, सॉरी केमिकल रिएक्शन का रेट या फिर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हम सभी लोग कहते हैं। कि भैया 5 मिनट बाद दूध से दही बनने की प्रोसेस 5 मिनट पहले स्टार्ट हुई है, तो 5 मिनट बाद दूध में कितना चेंज है कि वो दही की तरह दिखना शुरू हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसकी एक और डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें तो इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। कि भैया समय के साथ जो रिएक्टेंट है उसका कंजम्पशन होता जाता है। देखिए दूध और दही मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है। तो समय के साथ हम देखते हैं कि दूध जो है वो दही में जमना शुरू हो जाता है। दूध और दही चीज़ें दोनों दूध से ही बनी हुई है, क्योंकि दूध ही है, दही भी अल्टीमेटली, लेकिन दूध की अपनी प्रॉपर्टीज है, दही की अपनी। तो धीरे धीरे दूध से क्या होता है, हमें दही दिखना शुरू हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। कि दूध जो है वो डिसअपियर हो रहा है और फॉर्मेशन किसका हो रहा है, दही का हो रहा है। तो दिस इज व्हाट योर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मोल पर लीटर पर सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ऐसा यूनिट जो है पूरी तरह से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है। देखिए ये ऑर्डर ऑर्डर वाला जत्सा वाला ऑर्डर नहीं है, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट हुज कंसंट्रेशन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए इन शॉर्ट अगर बात करें तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन डिफाइन करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिएक्शन, इसका क्या मतलब है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली कि वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसकी दूसरी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन एंड हुज कंसंट्रेशन इज चेंज। जैसा कि मैंने अभी आप सभी लोगों को बताया उसी सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है कि ये क्या होता है। तो ये होता है आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और जिनका कंसंट्रेशन जो है वो समय के साथ चेंज होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन रेट लॉ। इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर लिख लीजिए। दिस इज नॉट जस्ट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। I'll mark here that it's an important question. It's very much important question here. Be remember. It's an important question. So I'll mark this sticky here. You can find with that sticky that it's an important question. So what is rate law? According to this law, rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant। कि रेट लॉ क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होती है। कि जितना ज़्यादा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही ज़्यादा फास्ट होगी, और जितना कम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही क्या होगी, स्लो होगी। यहाँ पर आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन द 3 मार्क्स क्वेश्चंस। So the first question of the 3 marks question is that what are the factors affecting rate of reaction? It is also one of the most important question, और इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we deals with the rate of reaction along with the components, concentration of reactant, temperature, pressure and catalyst. So everyone, they all are what, they all are just the factors affecting rate of reaction. So the first factor which affects the rate of reaction, factors affecting rate of reaction से मतलब क्या है कि ऐसे factors या ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से या तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकता है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, घट सकता है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ
रिएक्शन। तो सबसे पहले फैक्टर के बारे में अगर बात करें तो द नंबर वन फैक्टर इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि भैया रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन को क्या फर्क पड़ता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इन द सेंस, सिंपल भाषा में देखा तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी, की रिएक्टेंट आखिर 2 मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल है या फिर 10 मॉलिक्यूल्स है। तो on increasing the concentration of reactant, rate of reaction increases because number of collision per second increases। हमने रेट लॉ में भी यही चीज़ देखी थी कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। मतलब जैसे जैसे आप क्या करते हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। कारण कि एक कमरे में जहाँ पर मान लीजिए 10 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, अगर उस कमरे में 2 लोग बैठे हैं तो आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन उसी कमरे में अगर मैंने 20 लोग बैठा दिए तो उनके आपस में कोलिजन बढ़ेगा, कंजस्टेड वो लोग हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, दिक्कत जो है उन लोगों को आएगी। तो वही यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के ऊपर बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है वो बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट इज टेम्परेचर, कि भैया टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या फर्क पड़ेगा। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी। उसका कारण क्या है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इसी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर बढ़ने से मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी मॉलिक्यूल को फोर्स करती है फॉर द रिएक्शन, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी तो आप क्या होगा, सपोज मान लीजिए आपको बाहर घूमने जाना है, आपके पास पैसे नहीं है और पिताजी ने आपको 100 रुपये दे दिए, तो अल्टीमेटली आपकी क्या हुई, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई और आप दौड़ के जो है वो मार्केट के लिए निकल गए। सेम उसी तरह से जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसको आप उस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर आपका हाथ में गरम गरम तवे के ऊपर रख दूं तो आपके हाथ की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी जल्दी बढ़ जाएगी और आपका हाथ आप फटाक से वहाँ से हटा लेंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ने के साथ ही क्या हो जाता है, आपका कोलिजन बढ़ जाता है, इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो है वो मेंशन है, एंड व्हाट दैट थिंग इज दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर अप टू 10 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल, कि जब हम क्या करते हैं 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है आपकी इन शॉर्ट डबल। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। मतलब अगर आपका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपकी 2 या 3 है, मान लीजिए 3 है, तो जब मैं टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस कर दूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट सरफेस एरिया, की सरफेस एरिया का अल्टीमेटली क्या फ़र्क जो है वो पड़ता है। तो ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन इंक्रीजेज, की जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ाया जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्योंकि कोलिजन की जो आपकी पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। देखिए अल्टीमेटली जो चीज़ है वो यही है कि नंबर ऑफ कोलिजन अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के बारे में। तो कैटलिस्ट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने या फिर कम करने का जो है वो काम करता है। जो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं उन्हें कहा जाता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेंगे उन्हें कहा जाएगा नेगेटिव कैटलिस्ट। सेकेंड क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी में अल्टीमेटली क्या डिफरेंस होता है। हम सभी लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को तो पहले भी डिस्कस कर लिया है कि इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच टेक पार्ट इन हुज कंसंट्रेशन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो वही पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट, it is defined as the number of reactant molecules whose concentration determine the rate of reaction, कि इनका concentration ही क्या determine करता है, आपकी rate of reaction को determine करता है। वहीं molecularity के बारे में बात करें तो it is defined as the sum of number of reactant molecules taking part in chemical reaction, की ये क्या होती है, sum of number of reactant molecules। अल्टीमेटली मतलब अगर 2 reactant molecules हैं
दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, दो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों अगर आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो इसमें दो अलग अलग रिएक्टेंट है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो मॉलिक्यूलैरिटी कहलाएगी। और इन दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग अलग, मतलब दो मॉलिक्यूल वाटर के अलग और दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के अलग, तो वाटर के इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगा। पर मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगा, इन दोनों का सम जो है वो आपका कहलाएगा मॉलिक्यूलैरिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्रोबेबली इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी जीरो या फिर फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल डाटा है, मतलब अल्टीमेटली मॉलिक्यूलैरिटी जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कहाँ से डिराइव किया गया है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रेट इक्वेशन से डिराइव किया गया है। और मॉलिक्यूलैरिटी कहाँ से निकल कर आती है, तो ये मैकेनिज्म ऑफ रेट रिएक्शन से निकल करके आती है। ये जो है ये टेम्परेचर के ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर डिपेंड होता है, और मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है वो टेम्परेचर और प्रेशर से क्या होती है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी। आगे का जो चैप्टर है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। प्रोबेबली आई ट्राई टू फिनिश द क्वेश्चंस इन प्रोबेबली आई ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन इस चैप्टर में अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, आई एम गोइंग टू क्वेंच योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। प्लस क्लास का टाइम जो है वो अभी थोड़ा सा मेरा शेड्यूल बिजी होने की वजह से गड़बड़ चल रहा है। बाकी आप सभी लोग टेंशन मत लीजिए, क्लास 12th की जो क्लासेस हैं उसका टाइमिंग होगा रात को 8 बजे। फिलहाल जो है मेरा थोड़ा सा टाइमिंग गड़बड़ चल रहा है, सो प्लीज़ एडजस्ट टिल 2 जुलाई। 2 जुलाई के बाद से नियमित आप लोगों की जो क्लासेस है वो कंटिन्यू होंगी। अभी क्लासेस भी आप लोगों की जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, तो फ्रॉम द 2 जुलाई आई एम गोइंग टू कंटिन्यू योर क्लासेस, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और आप लोगों की फिजिक्स के क्लास से रिलेटेड भी चीज़ जो डाउट्स लोगों के आ रहे हैं, मुझे याद है आप लोगों की फिजिक्स के क्लास के बारे में भी, पर अभी मेरा थोड़ा सा जो समय है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, मतलब मेरे पास जो समय है वो थोड़ा सा कम है, दैट्स वाई मैं अभी आप लोगों की फिजिक्स की क्लासेस जो हैं वो नहीं हो पा रही हैं। बट वेरी सुन आई लेट यू नो अबाउट द फिजिक्स क्लासेस ऑल्सो। टिल देन अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी सारी क्वेरीज को जो है वो कमेंट कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। प्लस इसका जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।